हाँ, क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार्रवाई योग्य दावे का स्थानांतरण अनुज्ञेय नहीं है। कार्रवाई योग्य दावे का स्थानांतरण मौखिक रूप से किया जा सकता है। कार्रवाई योग्य दावे का स्थानांतरण बिना प्रतिबल कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं किया जा सकता। कार्रवाई योग्य दावा चाहे प्रतिबल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो या नहीं, उसका स्थानांतरण केवल लिखित इंस्ट्रूमेंट के निष्पादन द्वारा ही प्रभावी होगा। बताइए जल्दी से। 75 ये आया था छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 में, है ना। तब तक मैं इसकी लिंक को आगे सेंड करता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017। जस्ट वेट। आ, 75 का आंसर दिया है डी, छत्तीसगढ़ में आया था। सेक्शन 130 अनुयोज्य दावे के समुदेशन या अंतरण की रीति ढंग से भेद करती है। धारा के प्रावधानों के अनुसार अनुयोज्य दावों का अंतरण चाहे वह प्रतिबल सहित या रहित हो, ऐसी लिखित के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। अनुयोज्य दावे के अंतरण के लिए किसी विशेष प्रारूप फॉर्म का प्रावधान नहीं है ना। तो इसका आंसर आपने डी दिया है और डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल एग्जैक्टली डी इज करेक्ट आंसर। किसने दिया है? रोमिका ने दिया है और बाकी किसने तो दिया नहीं है। हाँ, आई एम फाइन बेटा, मेरी तबीयत ठीक है लगभग। अब गुड इवनिंग ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमको देखना है। निम्नलिखित में से 76 कहाँ गया है ना, 75 आ गया, तो 76 है। आ सा को वह ऋण अंतरित करता है जो उसे बा से शोध है। आ उस समय बा का ऋणी है। सा पर बा उस ऋण के लिए बाल लाता है जो बा द्वारा आ को शोध है, तथा क्या बा उस ऋण का मुजरा कर सकता है जो उसे आ द्वारा शोध है? हाँ, यद्यपि अंतरण की तारीख पर सा वह अनभिज्ञ था नहीं, क्योंकि का शायद से अनभिज्ञ था, मुजरा नहीं किया सकता। वह अनुचित दावे का अंतर्गत सभी दायित्वों के अधीन ग्रहण नहीं करता है। बताइए जल्दी से। 76 मध्य प्रदेश सिविल जज 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। भूमिका ने कहा 76 है, बिल्कुल सही। हाँ, यद्यपि अंतरण की तारीख पर सा से वह अनभिज्ञ था, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। जो 1882 का आपका गुड इवनिंग फारूक, 1882 की जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है उसकी सेक्शन 132 दृष्टांत 1 द्वारा धारा 132 अनुचित दावे के अंतर्ती के दायित्व के बारे में प्रावधान करती है। इसके अनुसार अनुचित दावे का अंतर्ती ऐसे दावे को उन सब दायित्वों और साम्यों के अधीन लेगा जिनके अधीन अंतरण की तारीख को उस दावे के बारे में था। ठीक है, गुड इवनिंग हो गया है फारूक। अब आगे चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? हमको बताना है एक गलत। 4 में से 3 सही है, एक गलत है। स्थावर संपत्ति धारा 2, भार धारा 100 में है, पाश्चिक्यता द्वारा प्रबंधन धारा 56 में है, वंदिकित ऋण धारा 134 में। आपको बताना है गलत आंसर, सही सम्मिलित जो नहीं है वो बताना है। 77 यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2012 में। स्थावर संपत्ति, हाँ राहिल कह रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलो जल्दी से फटाफट, इसमें लिख दो, हम देख लेंगे बेटे। 77 का ये बिल्कुल सही है। स्थावर संपत्ति सेक्शन 2 में से सम्मिलित नहीं है। बाकी भाग 100 में है, पाश्चिक्यता और कंपन धारा 36 में है, और वंदिकित ऋण जो है सेक्शन 134 में। इट्स करेक्ट आंसर। अजय यादव ने भी कहा ये है, और रोमिका ने भी 77 का, सुनंदा ने 77 का ये कहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 78। खा का देनदार है। खा वह ऋण गा को अंतरित कर देता है, तब का से ऋण चुकाने के लिए खा तकाजा करता है। का को संपत्ति अंतरण की अधिनियम की धारा 131 में यथाविहित अंतरण की सूचना नहीं मिली है, और वह खा को संदाय कर देता है। यह संदाय होगा शून्य गणी विधिमान और गा उस ऋण के लिए का पर बाद ला सकेगा, विधिमान और गा उस ऋण के लिए का पर बाद नहीं ला सकेगा। गिव द राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट इसका। 88 का पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई? जीके का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। सुनंदा, भूमिका, फारूक,
क्वेश्चन कर रहा है बच्चा राहेल, विधि की पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई? विधि के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई? क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से आंसर दो उसका, जल्दी। पहले इसका आंसर दे दो 78 का, उसके बाद इसका आंसर दो जरा। 78 का डी, विधिमान और गा ऋण के लिए का पर बात नहीं ला सकेगा। डी इज करेक्ट आंसर। विधि मान्य और गा उस ऋण के लिए का पर बात नहीं ला सकेगा। विधि का पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई? इट इज द क्वेश्चन ऑफ राहेल। राहेल का ये क्वेश्चन है। हाँ, 1887 में हुई बेंगलुरु में, फारूक कह रहे हैं। राहेल, क्या इत्तेफाक रखते हो तुम उससे? क्वेश्चन नंबर 79। बा का आ देनदार है। बा वह ऋण सा को अंतरित कर देता है। आ से ऋण चुकाने के लिए बा तकाजा करता है। आ को अंतरण की यथाविहित सूचना धारा 131 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में नहीं मिली और वह को संदाय कर देता है। वह संदाय वैध है, प्रवर्तनीय है, अवैध है, प्रवर्तनीय नहीं है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 79 का आंसर दो जल्दी से। मध्य प्रदेश विभाजन 2007। राहेल 80 का डी। राहेल ने कहा 80 का डी। 80 का डी नहीं है राहेल, सी है, सी। 80 का सी पूजा ने कहा, 80 का सी सुनंदा ने, रोमिका बिल्कुल से। पाश्चिक क्रिया द्वारा क्रमबंधन धारा 65 ये सुमिलित नहीं है, आगे सब सुमिलित हैं। सर्वसाधारण सेक्शन 128 में है। भागिक पालन का सिद्धांत आपका 153A में है और बंधकदार का अनुप्रबंध का विक्रय अधिकार धारा 67 में। कौन से सुमिलित नहीं? तो उन्होंने कहा पाश्चिक क्रिया द्वारा क्रमबंधन धारा 65 में नहीं है। बिल्कुल सही राहेल, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सर्वसाधारण धारा 128 से, बंधकित ऋण धारा 134, धन का विनिमय। स्वाति मिश्रा, नमस्ते सर। नमस्कार बेटा। धन का विनिमय धारा 120, ऊपर 120, कौन सा सही सुमेलित है बताना है हमको, बताइए जल्दी से। 81 यह आया था आपका यूपी विभाजन 2015 में। कौन सा सही सुमेलित है? राहेल, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कहां था विश्वविद्यालय पहला? विधि का पहला। अभी आंसर दिया था ना फारूक ने। चलो, क्योंकि तुमसे कौन सा सही और सुमेलित है? 18 का भी कहा। रोमिका बिल्कुल सही। रोमिका वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। बंधकित ऋण धारा 134 बिल्कुल सही कहा आपने। सेक्शन 134 ठीक है। और धारा 128 सर्वसाधारणता के लिए है और धन का विनिमय सेक्शन 121 में है ना, वो देख लेना। एक मिनट। यस, आयशा राजपूत कह रही हैं बी, बिल्कुल सही आयशा। और राहेल ने भी कहा बेंगलुरु। हाँ राहेल बिल्कुल सही, आपने आंसर दे दिया है। आंसर सही आ गया आपके पास। अब अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 82। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे जहां न्यायालय की डिग्री के निष्पादन संपत्ति का अंतरण हुआ, जहां न्यायालय के आदेश द्वारा दिवालिये की संपत्ति प्रापक में निहित होती है, जहां पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया इच्छा पत्र के अनुसार उत्तराधिकार में। बताइए जल्दी से। वेलकम रोमिका। 82 मध्य प्रदेश पीसीएस 2002, जहां पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया है इच्छा पत्र के अनुसार उत्तराधिकार में, जहां न्यायालय बिल्कुल आंसर सही दे दिया है सुनंदा ने। 82 का सी इज करेक्ट आंसर। जहां पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया है वहां पे आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू प्रावधान लागू होंगे। 82 का बिल्कुल सही आंसर दिया है सुनंदा ने। वेरी फास्ट। एमबीपीएससी 2002 सुनंदा, पूजा और स्वाति। साना ने 81 का ए। साना 81 का ए कह रही है। 81 का बी है साना, नॉट ए। आयशा राजपूत ने कहा सी। आयशा, इसका ईशा है, ईशा ऐसा नहीं है। ईशा राजपूत। बेटा क्वेश्चन को भी इंडिकेट करो आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना, वो करना हमको आवश्यक है। नाउ 82 का सी हो गया है। अब हम अगला आगे क्वेश्चन चलते हैं। 83 निम्नलिखित में से कौन सा विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? विक्रय, पट्टा, बंधक, ये सभी क्या ये संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित हैं? बताइए जल्दी से। 83 ये क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश एपीओ 2008 में। ओके 83 का डी दिया रोमिका ने, साना ने, हरदेव ने। ओके ये सभी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। बंधक और विक्रय और पट्टा सब इसी से संबंधित हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? अच्छा फिर से रिपीट हो गया और ये सभी है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है? दान, विभाजन, धन का विनिमय, अचल संपत्ति का पट्टा, कौन सा नहीं है? बताइए। 85 उत्तराखंड पीसीआई जूनियर फिल्म 2012। एग्जैक्टली 85 का सी है विभाजन। विभाजन इसमें शामिल नहीं है। बाकी दान है, आपका धन का विनिमय, अचल संपत्ति का पट्टा है, सब है। 85 का सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 86 कौन सा संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता? उपहार, विनिमय, पारिवारिक समझौता, बंदोबस्त, पट्टा, कौन सा नहीं आता है? बताओ कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के पद के अंतर्गत नहीं आता है? 86 का आंसर है आपको फटाफट। उत्तराखंड जूनियर फिल्म 2011 में क्वेश्चन आया था। 86 का आंसर भी सी है, स्वाति ने कहा बिल्कुल सही स्वाति। 86 का सी इज करेक्ट आंसर। पारिवारिक समझौता जो है बंटवारा है, बंदोबस्त है, वो इसमें नहीं आता है। बिल्कुल सही, सबने लगभग सही आंसर दिया है। ओके राहिल ने, सुनंदा ने, हरदेव ने, पूजा ने और सारा ने। ओके एवरीबॉडी इज करेक्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं अंतरणों पर मात्र स्थावर संपत्तियों के, मात्र संगम जंगम संपत्तियों के, स्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों के, स्थावर एवं जंगम संपत्तियों के, परंतु कुछ उपबंध स्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों के अंतर पर लागू होते हैं। बताइए जल्दी से। 87 मध्य प्रदेश एपीओ फिल्म 2009। 87 का आंसर देना है हमको। यस 87 का डी आंसर दिया है। किसने दिया है? साना ने, स्वाति ने, हरदेव ने, सुनंदा ने और पूजा ने और राहिल ने और उनका ने। बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट आंसर। स्थावर एवं जंगम संपत्तियों के परंतु कुछ उपबंध स्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों के अंतर पर लागू होते हैं। ठीक है। नाउ 88 संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता वायु से, प्रकाश से, जल से, इन सभी से। संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता वायु से, प्रकाश से, जल से, इन सभी से। बताइए। 88 मध्य प्रदेश सिविल 2005 और फिर मध्य प्रदेश सिविल 2010 2 टाइम्स रिपीट हुआ ये। 88 का डी आंसर दिया वेरी फास्ट सुनंदा ने, पूजा ने। बिल्कुल सही, इन सभी से। ओके नाइस। हरदेव भी कह रहे हैं डी और स्वाति ने भी कहा, राहिल भी कह रहे हैं और साना भी। ओके और रोनिका ने भी कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 बा द्वारा अनधिकृत बाकी ओर से स्थावर संपत्ति खरीदता है जिस पर विलंघन की सूचना है, बाद में बा उस क्रय का अनुसमर्थन करता है और मूल्य चुका देता है। इन परिस्थितियों में विधि यह मानती है कि आप प्रारंभ से ही बा का अभिकर्ता था, आप प्रारंभ से ही बा का अभिकर्ता नहीं था। आ का ज्ञान बा पर थोपा नहीं जा सकता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। 89 मध्य प्रदेश 1993 मतलब 1993 क्वेश्चन है ये। 89 विधि क्या कहती है इस बारे में? बाद और अनधिकृत आगा 89 का आंसर तो जब विलंघन की सूचना है, बाद में बा उसका क्रय अनुसंधान करता है और मूल्य का वो चुका देता है। 89 का ए इज करेक्ट आंसर। 89 का ए पूजा ने दिया, बिल्कुल सही पूजा। आप प्रारंभ से ही बा का अभिकर्ता था ऐसा विधि मानेगी। एग्जैक्टली 89 का ए है। राहिल 89 का ए है, सही कर लेना उसको। सुनंदा, साना बिल्कुल सही। रोमिका इज आल्सो करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 संपत्ति विधि अधिनियम के अंतर्गत 12 डिग्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की अवधि है 90 डेज, 4 मंथ, 30 डेज और कोई म्याद निर्धारित नहीं है। बताइए जल्दी से। 90 यह आया था आपका मध्य प्रदेश सिविल 1983 में। कितने समय की अवधि मिलती है संपत्ति अंतरण अधिनियम के में डिग्री को पारित के उच्च न्यायालय में हमको मामला लाना है, अपील करनी है? तो 90 का आंसर दिया हरदेव ने ए। हरदेव 90 का ए दिया है ना आपने? हाँ बिल्कुल सही कहा है। 90 का ए इज करेक्ट आंसर। 90 का बी नहीं है।
B is not correct. 90 days है, 90 days. A is correct. A is correct. परिसीमा अधिनियम 1996 की अनुसूची के दूसरे खंड के अनुसार किसी डिक्री या आदेश की उच्च न्यायालय में अपील के लिए परिसीमा काल 90 दिन है, 90 डेज। अतः संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पार्ट डिग्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जो अवधि है वो 90 डेज की है, ठीक है, इसलिए 90 दिन आएगा, 90 दिन। ए 90 डेज की अवधि है, ठीक है, सब सही करेंगे इसको। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ अ लीजी ऑफ एन immovable property on the expiry of a fixed term lease if he continues in possession? Unauthorized occupant, tenant at sufferance, tenant of holding over, licensee। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। What would be the status of a leasee of an immovable property on the expiry, उसकी expiry हुई डेट और फिक्स्ड टाइम जो था लीज का, if he continues, वो कंटिन्यूस करता है इन पोजीशन में, कब्जे में, तो क्या होगा बताइए जल्दी से आंसर। 91 यह आया था आपका उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस प्रीलिम 2009 में। संबंधित प्रावधान को एक मिनट समझाता हूं। हम एक ऐसी स्थिति की विवेचना करें जब पट्टेदार पट्टे के परिवसान के पश्चात भी पट्टा ग्रस्त संपत्ति पर काबिज रहता है या कब्जा बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में उसके कब्जे की क्या स्थिति प्रकृति होती है या कब्जे का क्या प्रभाव होता है। क्या यह पट्टे का नवीनीकरण होता है या क्या वह एक अतिचार होता है या कुछ और होता है। पुनः पट्टेदार कब्जा पट्टे के परिवसान के पश्चात भी दो प्रकार से हो सकता है। पहला पट्टाकर्ता की सम्मति के बिना और दूसरा पट्टाकर्ता की सम्मति से। जब पट्टेदार पट्टेकर्ता की अनुमति के बिना कब्जा प्रतिधारित करता है तो उसे अंग्रेजी विधि में अनुज्ञात अभिधृति कहते हैं, और पट्टेदार कब्जा पट्टाकर्ता की सम्मति से प्रतिधारित करता है तो उसे अतिधारण होल्डिंग ओवर कहते हैं। शब्द अतिधारण का प्रयोग कब्जा प्रतिधारित करने के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और धारा 116 पट्टाकर्ता की सम्मति से पट्टेदार द्वारा अतिधारण के प्रभाव की विवेचना करती है। तो नाउ हियर आंसर क्या हो गया आपका, क्या आंसर दिया है आपने 91 का। क्या आंसर दिया है भाई। आप लोगों ने क्या दिया आंसर्स का। भूमिका ने कहा 91 का बी, होल्ड टेनेंट ऑफ होल्डिंग ओवर, यस बी इज करेक्ट आंसर। बी किसने दिया है, 91 क्यों लिखा है राहिल, तुमने आंसर तो दिए नहीं है। 91 का बी है, बिल्कुल सही है, यस बी इज करेक्ट, टेनेंट ऑफ द होल्डिंग ओवर इज करेक्ट आंसर। Now, question number 92. Which of the following mode of transfer of property is not covered by the Transfer of Property Act 1982? Sale, mortgage, testamentary, disposition और exchange। क्या नहीं है उसमें शामिल बताइए। 92 का आंसर दो फटाफट। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस प्रीलिम 2012 में आया था। 92 का आंसर दीजिए फटाफट। अरे हाँ, ये 92 का आंसर दो फटाफट। 92 का सी कहा है स्वाति ने, सब मिश्रा ने, बहुत बढ़िया स्वाति, बिल्कुल सही। 92 का सी है बेटा। एक्सचेंज तो है ना, विनिमय है, मॉर्गेज है, सेल है, बस टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन नहीं है, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। विक्रय धारा 54 में है, बंधक प्रतिफल विकल्प बी में है, और धारा 58 में है जो विनिमय विकल्प जो है धारा 118 में है। तो बस यही रह गया आपका टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, तो वो उसमें शामिल नहीं है। 92 का सी इज करेक्ट आंसर। राहिल ने कहा, रोमिका ने कहा और सुनंदा ने भी कहा, साना में ही कहा था लेकिन हटा दिया। 92 का सी बिल्कुल सही है। 93 इनमें से कौन कब्जा अर्जन की रीति नहीं है, ठीक है, मतलब कब्जा को एक्वायर करने की रीति नहीं है। लेना, परिधान, अर्जन विधि के प्रवर्तन द्वारा, कौन सी विधि नहीं है। 93 बताइए। उत्तर प्रदेश सिविल 2012 निम्न में से कौन कब्जा अर्जन की रीति नहीं है। साना ने कहा 93 का डी, और 93 का डी बिल्कुल सही है। 93 का डी इज करेक्ट आंसर। अर्जन नहीं है, अर्जन नहीं है। कब्जा का अर्जन ग्रहण लेना, परिधान एवं विधि
परिधान में विधि के प्रवर्तन द्वारा ही किया सकता है, लेकिन अर्जन शब्द उसमें नहीं आता है। इसलिए इनमें कौन सा शब्द अर्जन की रीति में नहीं है, तो उन्होंने कहा अर्जन नहीं है। लेना आएगा, परिधान आएगा, विधि के प्रवर्तन द्वारा आएगा, अर्जन नहीं आएगा, तो ये नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने उत्तर प्रदेश विजय 2012 में। 94 किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता? यस रोमिका। 93 का डी, किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है? प्राकृतिक संरक्षक को, वस्तु संरक्षक को, कानूनी अभिभावक को, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को? बताइए जल्दी से आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। ओके 94 का आंसर दिया है राहिल ने, ए इज नॉट। किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता बेटा, है ना? 94 का सी कहा है, नहीं 94 का बी है, वस्तुता संरक्षक। बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 11 हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अवयस्क की संपत्ति का वस्तुता संरक्षक द्वारा किया गया अंतरण शून्य होता है। यस, सुनंदा ने कहा 94 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास थे, जिनको अपन हम लेने वाले हैं, है ना? आज अपन उनको लेंगे और हो सकता है कल भी लें और परसों भी लें। 2-3 दिन में अपन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद CRPC अपनी शुरू हो जाएगी। संपत्ति अंतरण के ढंग हैं पक्षकारों का द्वारा, विधि के द्वारा, वसीयत के द्वारा, उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से। संपत्ति अंतरण के ढंग हैं पक्षकारों कार द्वारा, विधि के द्वारा, वसीयत के द्वारा, उपरोक्त सभी। पूजा ने कहा फर्स्ट का डी। यस बिल्कुल सही पूजा। राहिल ने भी कहा फर्स्ट का डी, रोमिका ने फर्स्ट का डी कहा है, उपरोक्त सभी हैं। फर्स्ट का डी, उपरोक्त सभी। संपत्ति अंतरण के ढंग हैं पक्षकारों के कार द्वारा, विधि के द्वारा, वसीयत के द्वारा। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। संपत्ति अंतरण अधिनियम का विषय नहीं है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उपरोक्त सभी संपत्ति अंतरण अधिनियम का विषय नहीं है। क्या हुआ आंसर? आई है? यस 2 का भी डी, बिल्कुल सही। पूजा ने कहा 2 का डी, वेरी फास्ट पूजा। राइट आंसर उपरोक्त सभी। ये संपत्ति अंतरण अधिनियम के विषय नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन मिसलेनियस हैं, है ना, तो उनको थोड़ा ध्यान से करना। अभी तक हम पढ़ रहे थे सेक्शन वाइज, है ना, अब सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, उन सबको एक क्रम में अपन ले रहे हैं, सब मिला दिए हैं, 1 से लेके 137 तक, 1 to 137 तक के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 to 137 लिखा है। देखो ये 1 से 137 लिखा है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उपरोक्त सभी। ओके नाउ गिव द राइट आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों में से असत्य कथन बताइए। अधिनियम स्वतः निशेषी नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम जीवित व्यक्तियों के बीच हुए अंतरणों पर ही लागू होता है। अधिनियम संपत्ति अंतरण व्यवस्था पर एकमात्र कानून है। अधिनियम पूरक व्यवस्थाओं पर आधारित है। आपको बताना है असत्य कथन, बताइए जल्दी से। असत्य कथन बताना है। विल इज नॉट ट्रांसफर। हरदेव शर्मा, क्वेश्चन क्या था वो देखा तुमने? बिल इज नॉट ट्रांसफर, तो कौन कह रहा है बिल को ट्रांसफर करना है यार? वो तो ये पूछ रहे हैं संपत्ति कैसे हस्तांतरित की जाती है, तो एक वसीयत भी तो उसका माध्यम है संपत्ति हस्तांतरित करने का। वो ये थोड़ी कह रहा है कि ट्रांसफर, बिल इज नॉट ट्रांसफर, तो मतलब वसीयत थोड़ी ट्रांसफर कर रहा है, पर वो कह रहा है संपत्ति को ट्रांसफर कैसे करना है, वो है। निम्न कथनों में से असत्य कथन 3 का सी इज करेक्ट आंसर। डी नहीं है रोमिका, डी नहीं है भाई। निम्न कथनों में असत्य कथन बताना है। असत्य
तो अधिनियम संपत्ति अधिनियम पर एकमात्र कानून है क्या भाई? संपत्ति अंतरण व्यवस्था पर एकमात्र कानून है क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम? बताओ मुझे। डी नहीं है, डी नहीं है, सी है। निम्न कथनों में असत्य कथन बताना है। अधिनियम सदा निशेषी नहीं है, सही है। संपत्ति अंतरण जीवित व्यक्तियों के बीच में अंतरण पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। अधिनियम संपत्ति अंतरण व्यवस्था पर एकमात्र कानून है क्या? नहीं ना, अधिनियम संपत्ति अंतरण व्यवस्था पर एकमात्र कानून थोड़ी है। सिर्फ एकमात्र कानून यही है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इसलिए हरदेव और बाकी सब भी चाहेंगे यस सर, चीज करेक्ट आंसर ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संपत्तियों के अंतरण मान्य नहीं है। केवल बाद लाने का अधिकार, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार, देवोत्तर संपत्तियां, मुतवल्ली का पद, उपरोक्त सभी। पहले यही लगा था, यस। अच्छा, अब क्वेश्चन मिसलेनियस हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर दो, है ना। अपन अभी पढ़ रहे थे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के सेक्शन 1 से लेके 4 तक हो गए, फिर 5 से लेके 53A तक हो गए, फिर 53 से लेके 100 तक हो गए, फिर 100 से लेके 137 तक। अब सब हैं एक साथ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपन और फिर ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यार, निम्नलिखित संपत्तियों का अंतरण मान्य नहीं है। केवल बाद लाने का अधिकार, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार, देवोत्तर संपत्तियां, मुतवल्ली का पद, उपरोक्त सभी। ये अंतरण मान्य नहीं है। कौन के नहीं है देखो, बताओ। 4 का राइट आंसर इज ओमेगा का डी। निम्नलिखित संपत्तियों के अंतरण मान्य नहीं है, यस, ये इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही कहा। अब सही बोला भूमिका ने। मुतवल्ली का पद, देवोत्तर संपत्तियां, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार, केवल बाद लाने का अधिकार, ये सारे के सारे अंतरण मान्य नहीं है। ई इज करेक्ट। ई भी है बेटा, उसमें टी नहीं है अकेला, ई भी है जिसमें लिखा है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। उसमें ई भी लिखा है, इसलिए ई आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया है? बताइए, कितना टफ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश एपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। धारा 1 में, धारा 2 में, धारा 3 में, इनमें से कोई में भी नहीं। सारा ने कहा ई, पूजा ने भी कहा था ई, बिल्कुल सही है। सुनंदा ने कहा 5 का डी, एग्जैक्टली 5 का डी इज करेक्ट आंसर है। ओके, 5 का डी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा दी गई हो। डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। संपत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंध किन अंतरणों पर लागू होते हैं? मात्र स्थावर संपत्तियों के, मात्र संगम संपत्तियों के, स्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों के, अधिकांशतः स्थावर संपत्तियों के, परंतु कुछ उपबंध स्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों के अंतरण पर भी लागू होते हैं। बताइए जल्दी से आंसर। मध्य प्रदेश एडीपीओ 2008। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 6 का डी है। अधिकांश स्थावर संपत्तियों के, परंतु कुछ उपबंध स्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों के अंतरण पर लागू होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 6 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है। रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य हो, रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य ना हो, आधिपत्य अभिकर्ता को सूचना। अब इसमें दिखा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? आपने सब क्वेश्चन कर रखे हैं, ये मिसलेनियस हैं, इसके सबके आंसर आप लोग सही देंगे ऐसा मैं अनुमान करता हूं, ठीक है। यस, बिल्कुल सही कहा। 7 का बी इज करेक्ट आंसर। रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य ना हो, बिल्कुल सही। 7 का भी सबने सही आंसर दिया भाई। भूमिका, हृदय, पूजा, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का भी सुनंदा ने भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिलिप्याधिकार लेखक की मृत्यु के पश्चात जारी रहता है ना। प्रतिलिप्याधिकार लेखक की मृत्यु के पश्चात जारी रहता है 50 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 75 वर्ष तक। राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का हमको आंसर देना है। यह आया था उत्तराखंड सिविल जज 2008 में। ओके, 8 का आंसर दिया स्वाति मिश्रा ने, 8 का भी एग्जैक्टली स्वाति बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर राइट। 60 वर्ष तक, बिल्कुल सही, 60 वर्ष तक। सुनंदा ने भी कहा 8 का भी, पूजा ने, अच्छा स्वाति ने कहा है, पूजा ने नहीं कहा है ना, और हरदेव ने भी नहीं सही कहा। 60 ईयर्स प्रतिलिपिका लेखक की मृत्यु के बच्चा जारी रहता है 60 वर्ष तक, बिल्कुल सही। इसको देख लेना, जिनको याद नहीं है, जिनको पता, उसको सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन अनियोज्य दावा नहीं है? क्या अनियोज्य दावा नहीं है? जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार, भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार। जल्दी बताइए कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड पीसीएस 2008। 8 का भी हो गया था। नाउ 9 का आंसर दीजिए फटाफट। ओके, 9 का आंसर नहीं आया। 9 का डी दिया राहिल ने, भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार अनियोज्य दावा नहीं है। अच्छा, पूजा ने भी कहा 9 का डी, राहिल भी कह 9 का डी। अनियोज्य दावा नहीं है। रोमिका ने भी कहा 9 का डी। बाकी सब भी आंसर दो फटाफट। सुनंदा ने कहा 9 का ए, और रोमिका कह रहे सी। बी इज करेक्ट आंसर। डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनियोज्य दावा नहीं है। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। ओह, नॉट गुड टुडे सर, ये तो बहुत समस्या भाई, क्या बात है, ये तो गड़बड़ है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर दिक्कत होगी ना बेटे। 9 का बी, हाँ, डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनियोज्य दावा नहीं है। साझेदारी का हिस्सा, पेशगी को वापस लेने का दावा, किराए के बकाया का दावा, कॉपीराइट। 1882 के अंतर्गत अनियोज्य दावा नहीं है। साझेदारी का हिस्सा, पेशगी को वापस लेने का दावा, किराए के बकाया का दावा, कॉपीराइट। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर 2008। 9 का बी हो गया रोमिका। नाउ पूजा ने कहा 10 का डी, बिल्कुल सही, 10 का डी कहा पूजा ने, वेरी फास्ट, बिल्कुल सही पूजा। उसके बाद स्वाति ने भी कहा और सुनंदा ने भी कहा है, और रोमिका भी यस सर, प्रॉब्लम हो रही है। ओके, उसको एक बार रिफ्रेश कर लो। अच्छा, एक काम हो किया करो तुम लोग, अपना क्रोम होता है ना, क्रोम पर ब्राउजर, उसको एक बार रिफ्रेश कर दिया करो, हिस्ट्री क्लियर कर दिया करो, तो आपका नेट बचेगा। क्योंकि जो अपना क्रोम होता है, अपन जितने ब्राउजर खोलते हैं ना, वो अंदर अंदर चालू रहते हैं बैकग्राउंड में, और वो डाटा खा जाते हैं। तो कभी कभी 2, 4, 10 दिन में, 1 हफ्ते में अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर दिया करो, है ना, रिफ्रेश कर दिया करो उसको, तो वो सही काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अनियोज्य दावा है? मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा, अपकृत विधि के अंतर्गत अनुकसानी का अधिकार, मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा, किसी पुस्तक का प्रतिलिपि अधिकार। कौन अनियोज्य दावा है? पूछ रहे हैं क्या अनियोज्य दावा कौन, ये नहीं पूछ रहे कौन सा नहीं है, पूछा है कौन अनियोज्य दावा है। यूपीएससी सिविल जज 2003 में पूछा गया था। वेलकम। 11 का सी कह रही है पूजा, मुस्लिम इनमें से कौन अनियोज्य दावा है? यस, 11 का ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही रोमिका, और स्वाति ने बिल्कुल सही कहा है। मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा जो है, जो मेहर उसको दिया नहीं गया उसका दावा,
यानी उस दावे में आएगा। 11 का ए इज करेक्ट आंसर, एकदम सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अचल संपत्ति में शामिल नहीं है मकान, घूमता हुआ सिनेमा घर, खड़ी हुई फसल, रेलवे स्टेशन क्योंकि रेल चलती है। बताइए कौन अचल संपत्ति में शामिल नहीं है, जल्दी। कौन अचल संपत्ति में शामिल नहीं है? मकान, घूमता हुआ सिनेमा, खड़ी फसल, रेलवे स्टेशन क्योंकि रेल चलती है। 12 का सी आंसर दिया है स्वाति ने, साना ने का 12 का डी, साना 12 का सी है बेटा, पूजा ने का 12 का सी। खड़ी हुई फसल जो है उसको काट लिया जाएगा तो अचल संपत्ति कहाँ रहेगी ना, वो खड़ी हुई है, इसलिए तो उसको अचल संपत्ति में नहीं माना गया है। राहुल 12 का सी है। घूमता हुआ सिनेमा घर, लेकिन है तो जमीन पे ही ना, और जमीन से वो अटैच है, जिसपे घूम रहा है वो अटैच भूमि में है, इसलिए वो अचल हो गया। ठीक है, 12 का सी, यस। 13, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता है। सही है, गलत है? जब तक जमीन में गड़ा हो आती है। केवल कास्ट के डंगाल स्थावर संपत्ति नहीं है। बताइए 13। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003। थर्टीन का ए सही है। तो किसने कहा 13 का ए? 13 है वो, 15 नहीं है। या 13 का ए बिल्कुल सही कहा आंसर। राहुल 13 का ए है, डी नहीं है। ए सही है, सही। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। 14, किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी हो सकता है उस दस्तावेज का एक पक्षकार, उसका लेखक, ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो किंतु जो उसके दस्तखत जानता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन हो सकता है साक्षी? बताइए जल्दी से। 14 ये सब टाइप क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले ही, और हमको सिर्फ इनका एक एग्जाम ले रहे हैं, इसे अपन ये मान सकते हैं स्पीडो टेस्ट मान सकते हैं कि हम स्पीड से इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं, इसलिए हमको मिसलेनियस उसमें हम इसको लिया है। 14 का आंसर आया है सी, पूजा ने दिया वेरी फास्ट, और बिल्कुल सही दिया पूजा। रोमिका इज करेक्ट, हरदेव आल्सो, स्वाति, वृंदा और बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संपत्ति चल संपत्ति नहीं है? चल संपत्ति नहीं है मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। खड़ी कास्ट, फलदार वृक्ष, पूजा का अधिकार, खड़ी फसल। बताइए जल्दी से। 15, कौन सी चल संपत्ति नहीं है? यहां पे चल संपत्ति नहीं है, यहां पूछा चल संपत्ति कौन सी, यानी पूछा अचल संपत्ति कौन सी है। यहां पूछा चल संपत्ति कौन सी नहीं है। 3 चल संपत्तियां हैं और 1 अचल संपत्ति है, तो इसको आपको सही आंसर देना है। कौन सी चल संपत्ति नहीं है? यस, फलदार वृक्ष चल संपत्ति नहीं है। वृक्ष है ना वो जमीन से जुड़ा हुआ, यहाँ फलदार वृक्ष जो है वो चल संपत्ति में नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। खड़ी कास्ट है, पूजा का अधिकार, खड़ी फसल, हालांकि तो गड़बड़ है थोड़ा सा। 15 का भी है क्योंकि चल संपत्ति में नहीं है। अच्छा ठीक है, चल संपत्ति में नहीं है पूछा है ना, तो चल संपत्ति में खड़ा फलदार वृक्ष नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है? अब पूछा है कौन सी अचल संपत्ति है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉपीराइट, रॉयल्टी, प्रॉफिट ए पेंड्रे, साख। 16, कौन सी अचल संपत्ति है? यस, स्वाति ने कहा बिल्कुल सही। 16 का बी इज करेक्ट आंसर। साना 16 का बी है, राहुल 16 का बी है, बिल्कुल सही कहा स्वाति। प्रॉफिट ए पेंड्रे ही है, तुमने हटा क्यों दिया? बी इज करेक्ट आंसर। प्रॉफिट ए पेंड्रे इस अचल संपत्ति है, बिल्कुल सही कहा आपने। मध्य प्रदेश एडीपीओ 2008 में आया था, 16 का बी ही है। रोमिका का आज नेट गड़बड़ा गया है लगता है। अच्छा तो आया था आंसर तो, चलो ठीक है।
17 आया आया। किसी लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा। कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित, 2 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित, 3 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित, 4 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित। बताइए, लिखित संबंध में, किसी लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से अभिप्रेत और सर्वदा अभिप्रेत रहा समझा जाएगा। कम से कम कितना? 17 का आंसर देना है। ओके, हरदेव ने कहा 17 का ए, हरदेव ने कहा 17 का ए। ओके, स्वाति ने कहा 17 का बी। यस, बी इज करेक्ट आंसर। पूजा 17 का ए नहीं है, बी है बेटा। 2 साक्षियों का अनुप्रमाणित से तात्पर्य है यहाँ पे। लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से यदि अभिप्रेत की बात की जा रही है तो 2 साक्षी कम से कम होना चाहिए। अपन ने देखा था पहले। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित संपत्तियों में कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति है? बढ़ता हुआ महुए का पेड़। कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति? बढ़ता हुआ महुए का पेड़, घास, उगती फसलें, खड़ी हुई कास्ट, इसमें से कौन अचल संपत्ति है? बताना है आपको। जल्दी से बता लो भाई, सब बता सकते हैं इसका आंसर 18 का तो, और सभी को बता देना चाहिए अब तो, क्योंकि अपन इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चन सारी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसलिए अब नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। बिल्कुल सही कहा भूमिका, बढ़ता हुआ महुए का पेड़। और तो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा बढ़ता हुआ, अदरवाइज महुए का पेड़ क्या देते, अकेला पेड़ क्या देते, है ना। लेकिन उन्होंने कहा बढ़ता हुआ महुए का पेड़, ताकि आदमी घूम जाए। 19, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14, सशर्त अंतरण 24, निहित हित 19 और समासित हित 21। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 19 का आंसर हमको देना है वेरी फास्ट। क्या सुमेलित नहीं है? यूपी सिविल जज 2006। क्या सही सुमेलित नहीं है? शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14 में है क्या? सशर्त अंतरण क्या 24 में है? 19 में है, समाज 21 में है। ओके, रोमिका ने कहा 19 का बी सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सशर्त अंतरण जो है आपका 24 में नहीं है। बाकी शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14 में है, 19 में है और समासित है 21 में है। एग्जैक्टली। कौन ने सही आंसर दिया? 19 का बी। हरदेव भी कह रहे हैं 18 का बी। 18 का बी, 18 यस, 18 का ए था, 19 का बी है। हरदेव 18 का ए है बेटा, ए है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नुकसानी के लिए बाद का अधिकार। नुकसानी के लिए बाद का अधिकार अनियोज्य दावा है, अनियोज्य दावा नहीं है, बाद लाने का अधिकार मात्र नहीं है, अंतरणीय है। 20 यह आया था उत्तरांचल सिविल जज 2002 में। नुकसानी के लिए बाद का अधिकार कैसा दावा है? अनुज दावा है, अनुज दावा नहीं है, बाद लाने का अधिकार मात्र नहीं है, अंतरणीय है। 20 का भी अनुज दावा नहीं है। बिल्कुल सही कहा रोमिका ने, और वेरी फास्ट आंसर दिया है, अनुज दावा नहीं है। ओके, बाकी सब भी तो फटाफट बेटा इसका आंसर। यस, पूजा ने भी कहा, हरदेव ने भी कहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 और सुनंदा ने भी कहा है 20 का भी। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित हैं? अंतकालीन लाभ अनियोज्य दावा, एक मुस्लिम पत्नी का असंदत्त मेहर का दावा अनियोज्य दावा, अप्रतिभूत ऋण अनियोज्य दावा, माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ अनियोज्य दावा। अब नीचे दिए की सहायता से उत्तर चुनना है। 2 3 4 2 3 1 2 3 और 1 4। कौन सा कूट सही है बताना है हमको। बताइए जल्दी से, कौन सा कूट सही है? 2 3 4 2 3 या 1 2 3 और 1 4। 21 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर दो। ट्वेंटी वन का बी, 21 का बी नहीं है रोमिका। ट्वेंटी वन का बी नहीं है, 21 का ए है। ए 2 3 4 एक मुस्लिम पत्नी का असंदत्त मेहर का दावा, अप्रतिभूत ऋण, माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ, 2 3 4 इज करेक्ट। 21 का ए इज करेक्ट आंसर है। 21 का, हाँ 21 का ए इज करेक्ट आंसर। 2 3 4 भूमिका, एक मुस्लिम पत्नी का असंदत्त मेहर का दावा अनुचित दावा है, अप्रतिभूत ऋण अनुचित दावा है, माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ अनुचित दावा है। बस अंतकालीन जो लाभ हैं आपके वो अनुचित दावा नहीं है।
यस। 22 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषित लिखित से अभिप्रेत है। एक परिक्राम्य लिखित, एक अंतरण लिखित, एक आवासीयती लिखित, एक वसीयती लिखित। वाह, अच्छा क्वेश्चन है, आपने सबने किया है इस क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश विजय 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। लिखित से मतलब कौन सा लिखित? वेलकम रोमिका सॉरी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषित लिखित से अभिप्रेत है। कौन सा लिखित है? 22 का बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अवसीयत लिखित। बिल्कुल सही कहा सुनंदा, स्वाति, रोमिका, बिल्कुल सबने सही कहा। एक अवसीयती लिखित से मतलब है। ऐसा लिखित है सेक्शन 3 में अवसीयती लिखित है। बिल्कुल सही। 22 का बी नहीं है हरदेव, एक अवसीयत लिखित है। उसकी सेक्शन में जाओगे ना तब देखना वहां पे लिखा है ना। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि में निविष्ट चीजें, भूमि में निविष्ट मतलब भूमि में गड़ी हुई चीजें सम्मिलित की गई हैं परिभाषा में। स्थावर संपत्ति की, मूर्त स्थावर संपत्ति की, भूबद्ध की, अमूर्त स्थावर संपत्ति की। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 मध्य प्रदेश एडीपीओ 2008। भूमि में निविष्ट चीजें सम्मिलित की गई हैं परिभाषा में। स्थावर संपत्ति की, मूर्त स्थावर संपत्ति की, भूबद्ध की और अमूर्त स्थावर संपत्ति की। सुनंदा ने कहा 23 का सी। वेरी फास्ट सुनंदा, इज करेक्ट आंसर। स्वाति इज करेक्ट। भूबद्ध की बिल्कुल सही। रोमिका इज आल्सो करेक्ट। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बहुत फास्ट और सही आंसर दिया। पूजा ने भी कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित न्यायालयों ने निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है? मार्ग का अधिकार, स्थावर संपत्ति से भाटक को वसूल करने का अधिकार, पूजा का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। यहाँ निम्नलिखित संपत्ति में किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है बताना है ना। इस किसको मान्यता नहीं दी वो बताना है। 24 24 का सी कहा पूजा ने। पूजा का अधिकार है। राहेल ने भी कहा 24 का डी। पूजा ने भी कहा 26। मैंने पिछली बार अपना जब क्वेश्चन चल रहे थे तो अपन ने इस पर डिस्कस किया था कि पूजा का अधिकार, यदि वो परंपरागत तरीके से पूजा चल रही है और परंपरागत तरीके से यदि पंडित कोई पूजा कर रहा है तो उससे संबंधित यदि कोई बात आता है तो पूजा का अधिकार स्थावर संपत्ति में माना गया था, है ना। ये अपनी बात हुई थी, अपन इस पर काफी डिस्कस भी करेंगे। तो पूजा का अधिकार यदि परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको मिलता जा रहा है, तो वो पूजा का अधिकार आपको उसमें आ जाएगा, काय में आपकी संपत्ति के अधिकार में, स्थावर संपत्ति में आज मान्यता दी जाएगी उसको, यदि ऐसी बात आती है तो, या परंपरागत तरीके से वो पूजा कर रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? जमीन का पट्टा, उगने वाली फसलें, रास्ते का अधिकार, अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन हित। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? जमीन का पट्टा, उगने वाली फसलें, रास्ते का अधिकार, अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन हित। 25 अचल संपत्ति कौन सी नहीं है हमको बताना है। 25 का बी, उगने वाली फसलें। बिल्कुल सही कहा रोमिका आपने, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। उगने वाली फसलें जो हैं वो अचल संपत्ति में नहीं आती हैं। सब लोग क्लियर करते जाएं, बहुत क्वेश्चनों के आंसर गलत आ रहे हैं। बच्चे नए वाले जो हैं, कई बच्चे अभी पहली बार आए हैं इसमें, इसलिए कई आंसर गलत आ रहे हैं। जो पहले से अपने लगातार ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पर काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनके क्वेश्चन सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ के गड़बड़ आ रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएंगे वो, उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, है ना। एक्चुअल में उन्होंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ी नहीं है, इसलिए उनकी गलती नहीं है उसमें। उगने वाली फसलें 25 का भी बिल्कुल सही है। स्वाति का आंसर सही है। पूजा का 24 का 24 है, 25 का भी। अचल संपत्ति है मोचन का अधिकार, हाट बाजार से कर वसूल करना, मछली पकड़ने का अधिकार, ऊपर सभी। मोचन का अधिकार,
हाट बाजार से कर वसूल करना, मछली पकड़ने का अधिकार, उपभोग सभी अचल संपत्ति है। बताइए क्या है आंसर? अचल संपत्ति है। स्वाति मिश्रा कह रही हैं वेलकम वेलकम बेटा। मोचन का अधिकार, हाट बाजार से कर वसूल करना, मछली पकड़ने का अधिकार, उपरोक्त सभी क्या अचल संपत्ति है? ओके, जल्दी बताओ आंसर्स का। अचल संपत्ति कौन सी है इसमें से? यस, डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। ओमिका इज करेक्ट, संता इज करेक्ट, पूजा 26 का ए नहीं है बेटा, उपरोक्त सभी है। यहाँ पे जो मछली पकड़ने का अधिकार है, हाट बाजार से वसूल करने का अधिकार है, मोचन का अधिकार, सभी अचल संपत्ति में आ रहे हैं। ठीक है, ईश्वर वैस भी कह रहे हैं 26 का डी। ओके, 27 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको अब गलत वतन बताना है। 4 में से एक गलत है। संपत्ति का अंतरण साक्षीकारों के द्वारा किया जाता है। 1, संपत्ति का अंतरण प्रामाण्यतः एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है। 2, उक्त उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्तता अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया सकता है। 3, चौथा संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा। बताइए 27, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। आपको बताना रॉन्ग आंसर। यूपी सिविल जज 2003, कौन सा गलत है इसमें आंसर? जल्दी बताइए फटाफट, सोचो थोड़ा सा और जल्दी से बताओ आंसर। थोड़ा सोच के जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कहा पूजा ने, वेरी फास्ट पूजा। ईश्वर आल्सो करेक्ट। ओके, साथ ही जहां संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जो जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा, ऐसा अंतरण गलत है। ठीक है, आरबी ने भी कहा 27 का सी इज नॉट करेक्ट बेटा, 27 का डी है। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा, ऐसा अंतरण नहीं होगा, है ना? ये कथन गलत है। 28 संपत्ति अंतरण के क्षेत्र में निम्नलिखित अंतरण शामिल नहीं है। वसीयत द्वारा अंतरण, पारिवारिक बंदोबस्त द्वारा अंतरण, विभाजन द्वारा अंतरण, विधि द्वारा अंतरण, समर्पण तथा परित्याग द्वारा अंतरण, उपरोक्त सभी। बताइए 28 अंतरण शामिल नहीं है। संपत्ति अंतरण के क्षेत्र में निम्नलिखित अंतरण शामिल नहीं है। अंतरण शामिल नहीं है। ओके, सुनंदा ने कहा 28 का एफ इज करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो अभी आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे अपना पहले एक क्वेश्चन किया था अपन ने, इसमें क्वेश्चन था संपत्ति अंतरण के ढंग है। उसने ये नहीं कहा संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात नहीं की, उसने बात की संपत्ति अंतरण के ढंग है। उन्होंने कहा था पक्षकारों के कार्य द्वारा, विधि के द्वारा, विषय के द्वारा, उपयुक्त सभी। तब अपन ने लगाया था उपयुक्त सभी, वहां संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात नहीं चल रही थी। लेकिन अभी यहाँ उन्होंने कहा है संपत्ति अंतरण के क्षेत्र में निम्नलिखित अंतरण शामिल नहीं है। तो उसमें कहा उन्हें वसीयत द्वारा अंतरण, पारिवारिक बंदोबस्त द्वारा अंतरण, विभाजन द्वारा अंतरण, विधि द्वारा अंतरण, समर्पण तथा परित्याग द्वारा अंतरण, ये सारे अंतरण इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब अंतरण शामिल नहीं है, इसलिए क्या होगा आंसर ऊपर सभी ये शामिल नहीं है। ना तो वसीयत द्वारा है, ना पारिवारिक बंदोबस्त द्वारा है, ना विभाजन द्वारा, ना विधि द्वारा, सब नहीं है उसमें शामिल ना। एफ इज करेक्ट आंसर। कितना? 28 का एफ इज करेक्ट आंसर। जिसने भी दिया है रोमिका, आरपी, ईश्वर, पूजा, सुनंदा, ईश्वर वैस और रोशन मिश्रा, एवरीबॉडी इज करेक्ट। सुनंदा चेतना से सही करना बेटा है। 29 संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है मात्र जीवित व्यक्तियों के मत अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मत अंतरण एवं न्यायालय के आदेश द्वारा अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मत अंतरण एवं विधि की क्रिया द्वारा अंतरण, उपरोक्त समस्त अंतरण को विनियमित करता है। बताइए 29 मध्य प्रदेश एडीपीओ 2008। 29 का आंसर दो फटाफट। 29 का ए है, 29 का डी दिया है पूजा ने।
29 का ए इज करेक्ट है। ए इज करेक्ट। मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण है। संपत्ति अंतरण जो है मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण है। जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण है, न्यायालय द्वारा आदेश का अंतरण नहीं है। जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण है, विधि क्रिया का अंतरण नहीं है। ऊपर समस्त अंतरण यहाँ पे मात्र जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण की बात हो रही है। 29 का ए इज करेक्ट आंसर। स्वाति मिश्रा ने कहा 29 का ए और ममता ने कहा 29 का ए। रोमिका का भी आंसर नहीं आया है। रोमिका ने कहा 29 का डी, ऊपर समस्त अंतरण। कैसे रोमिका? संपत्ति अधिनियम विनियमित करता है मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण को। यस, 29 का ए इज करेक्ट। 30 संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उससे ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरित करता है। वह संपत्ति का हस्तांतरण वर्तमान में भविष्य में करता है। वह एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों के संपत्ति हस्तांतरित करता है। वह स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता है। अब आपको बताने कौन सा कथन सही नहीं है। गिव द रॉन्ग आंसर। बताइए जल्दी से। 30 मध्य प्रदेश सिविल जज 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 30 का डी आंसर दिया सुनंदा ने, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। एग्जैक्टली, वह स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ये रॉन्ग है, ये कर सकता है ना, इसलिए आंसर यही सही है क्योंकि उन्होंने पूछा ये है गलत क्या है, तो वो गलत है। ये 36 का नहीं है, 36 नहीं है, 30 है वो। भूमिका ने कहा 30 का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धाराएं 5 से 37 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती हैं? केवल जंगम संपत्ति का अंतरण है, केवल स्थावर संपत्ति का अंतरण है, जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अंतरण है, विनिर्दिष्ट अंतरण ना कि अंतरण के सामान्य सिद्धांत। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 to 37 अपन ने देखा था, ये सब अपन देख चुके हैं, इसलिए अपन इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 31 का सी। ओके, 31 का सी किसने कहा? रोमिका ने कहा, स्वंदा ने कहा, ईश्वर ने, वैश्य ने कहा, पूजा ने और सत्पेक। ओके, सब सही है। जंगम में स्थावर संपत्ति का अंतरण 5 से लेके 37 तक है, बिल्कुल सही। 31 का आंसर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता है वायु से, प्रकाश से, जल से, इन सभी से। अभी मैंने क्वेश्चन देखा था शायद, है ना, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लिए थे अपन। ठीक है, बिल्कुल सही है। जल्दी से आंसर दो इसका। 32 का सबको आंसर सही देना है। अभी अपन ने इसको देखा था पहले। थर्टी टू का डी इज करेक्ट आंसर, एकदम सही। इन सभी से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, जी सर ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, पहले आ गया था, ये मिसलेनियस में आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ सारे मिक्स होके आ रहे हैं ना, इसलिए चिंता नहीं है, आवश्यकता। हमने जो पुराने कर लिए वो सब बीच में आएंगे। तो अब हमको उनको पहचान के बस आंसर सही देना है ना। एग्जाम में ऐसे होता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुखाचार अंतरित किया सकता है, सुखाचार अंतरित नहीं किया सकता है, अधिष्ठायी स्थल से पृथकता सुखाचार अंतरित नहीं किया सकता है, और अधिसेवी स्थल से पृथकता सुखाचार अंतरित नहीं किया सकता है। आपको बताना 33 का आंसर जल्दी से। ये क्वेश्चन आया था आपका मध्य प्रदेश एडीपी 2008 में। 33 का सी रोमिका ने दिया, वेरी फास्ट और सही आंसर एकदम। अधिष्ठायी स्थल से पृथकता सुखाचार अंतर नहीं किया सकता है। जो स्थल लगा है, जिस स्थल से वो जुड़ा हुआ है और उसको दे दिया अलग, उसके बाद सुखाचार मिलेगा तो नहीं हो पाएगा सर। बिल्कुल सही, 33 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन अंतरणीय नहीं है? निहित हित, समाश्रित हित, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित, पट्टाधारी का हित। कौन अंतरणीय नहीं है? निहित हित, समाश्रित हित, उत्तराधिकारी की संभावना पर आधारित हित, पट्टाधारी का हित। बताइए जल्दी से। 34 यूपी सिविल जज 2003।
ओके, सुनंदा ने दिया फारी फास्ट आंसर। 34 का सी उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित है, बिल्कुल सही कहा उसने, एकदम सही सुनंदा। पूजा 34 का सी है, बी नहीं है। यस, स्वाति ने भी कहा 34 का सी, रोमिका भी कह रही है, रोमिका ने कहा नहीं अभी तक। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर, रोमिका ने भी कहा 34 का सी। निम्नलिखित में से कौन अंतरणीय नहीं है? निहित, अच्छा जो रिपीट हो गया, निहित समासित वही है, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित है। बहुत बढ़िया है। 36 निम्नांकित कथनों में असत्य कथन बताना है आपको। संपत्ति अंतरण जीवित व्यक्तियों के बीच होता है। अजन्मे व्यक्ति को अंतरण ट्रस्टी के माध्यम से किया सकता है। कोई व्यक्ति स्वयं के पक्ष में संपत्ति का अंतरण कर सकता है, लेकिन सामर्थ्य भिन्न भिन्न होनी चाहिए। मूर्ति संपत्ति अंतरण की परिभाषा में आता है। बताइए 36 का असत्य कथन बताना है। 36 का आंसर देना है। करेक्ट आंसर रोमिका ने दिया फास्ट, बिल्कुल राइट आंसर दिया। मूर्ति संपत्ति अंतरण की परिभाषा में आता है, ये रॉन्ग है, असत्य कथन बताना था आपको, है ना। 36 का डी इज करेक्ट आंसर। स्वाति 36 का डी, पूजा 36 का डी है, डी। सुनंदा ने भी 36 का डी कहा है, वो एकदम सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी संपत्ति कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? पुनः प्रवेश का अधिकार, लोक पद, किसी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा बचत ना हो, पेंशन। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, बताओ। एक कोई की जा सकती है अंतरित, बाकी तो 3 तो नहीं की जा सकती। कौन सी की जा सकती है बताओ। पुनः प्रवेश का अधिकार, लोकपद, किसी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा बचत ना हो, पेंशन। 37 का सी कहा है सुनंदा ने, वेरी फास्ट। स्वाति, रोमिका, एवरीबॉडी इज करेक्ट, वेरी गुड सुनंदा। किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित ना हो तो वो अंतरित की जा सकती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्या अंतरित किया सकता है, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? संभाव्य उत्तराधिकार, बाल लाने का अधिकार, किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार, क्या अंतरित किया जा सकता है? बताइए जल्दी से। 38 मध्य प्रदेश सिविल जज 1996। थर्टी 38 का अभी आंसर नहीं आया है ना। 38 का सी कहा स्वाति ने, वेरी फास्ट। स्वाति जो करेक्ट है भैया, किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार है, वो अंतरित किया जा सकता है। 38 का सी अमन ने भी कहा, 38 का सी सुनंदा, 38 का बी नहीं है, 38 का सी है। ओ रोमिका 30 का ए, संभाव्य उत्तराधिकार। तो संभाव्य उत्तराधिकार अंतरित कैसे कर सकते हैं भाई? बिल्कुल सही, 38 का सी इज करेक्ट आंसर। 39 निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताना है। अवयस्क के द्वारा किया गया अंतरण शून्य होता है। अवयस्क को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में नाबालिग की संपत्ति पर संविदात्मक दायित्व थोपे जा सकते हैं। अवयस्क को पट्टा किया जा सकता है। आपको बताना है असत्य कथन, बताइए जल्दी से। असत्य कथन बताना है। अवयस्क द्वारा किया गया अंतरण शून्य होता है। अवयस्क को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में नाबालिग की संपत्ति पर थोपे जा सकते हैं। और 39 का डी कहा है पूजा ने, वेरी फास्ट। पूजा एकदम सही, एग्जैक्टली। अवयस्क को पट्टा किया जा सकता है, ये गलत है, रॉन्ग आंसर है। असत्य कथन आपको बताना था, बाकी सब सही है। अवयस्क द्वारा किया गया अंतरण शून्य होता है, सही है। अवयस्क को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, हो सकता है। कुछ स्थितियों में नाबालिग की संपत्ति पर संविदा दायित्व थोपे जा सकते हैं, हो सकता है। लेकिन डी इज करेक्ट आंसर। 39 का डी है, डी। 39 का डी है रोमिका। असत्य कथन बताना था ना आपको, रॉन्ग आंसर बताना है आपको। यस, रॉन्ग आंसर क्या है? डी। अब इसको पट्टा किया सकता है, नहीं किया सकता। निम्न में से किसके द्वारा स्थावर संपत्ति अंतरण नहीं किया सकता है? यस रोमिका, 39 का डी। इनमें से किसके द्वारा संपत्ति अंतरण नहीं किया सकता है? अवयस्क द्वारा, पादानशील स्त्री द्वारा, हत्यारे के द्वारा, ऊपर सभी। बताइए किसके द्वारा संपत्ति अंतरण नहीं किया सकता है? 40
किसके द्वारा संपत्ति अंतरण नहीं किया जा सकता है? रोमिका ने कहा 39 का डी। हाँ सही है। 40 का डी। पूजा 40 का डी। एक प्रधानशी स्त्री नहीं करेगी अंतरण, क्या हत्यारा नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते भैया? सिर्फ अवयस्क नहीं कर सकता है अंतरण, बाकी तो सब कर सकते हैं भाई। यस 40 का ए इज करेक्ट है। ये तब तो कर सकते हैं भाई, एक स्त्री है यदि उसने पर्दा कर रखा है तो क्या वो ट्रांसफर नहीं कर सकती प्रॉपर्टी? कर सकती है। हत्यारा, मान लो कोई है हत्यारा और उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसको कौन रोका है? खुद की प्रॉपर्टी तो कोई भी ट्रांसफर कर सकता है। 40 का डी इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट। 40 का ए इज करेक्ट। सही उत्तर बताना है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत लोक अधिकारों के वेतन का अंतरण हो सकता है, लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता है। इस अधिनियम में लोक अधिकारी के वेतन के अंतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर बताना है। गिव द राइट आंसर। 41 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर 2008 क्वेश्चन आया था। 40 का ए हो गया, ठीक है। अब 41 का आंसर दीजिए फटाफट। यस 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 बिल्कुल सही रोमिका। 41 का बी इज करेक्ट आंसर। पूजा ने भी दिया, स्वाति ने, सुनंदा ने, सबने दिया सही आंसर। लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता है, ये सही आंसर है, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन व्यक्ति संपत्ति के अंतरण के लिए सक्षम होते हैं? हर वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है, हर वह व्यक्ति जो अंतरणीय संपत्ति में हकदार हो, हर वह व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है लेकिन बैन करने के लिए प्राधिकृत है। उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से आंसर 42 का। 42 का आंसर बताना है। 42 हर वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है, हर वह व्यक्ति जो अंतरणीय संपत्ति हकदार हो, हर वह व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं है लेकिन बैन करने के लिए प्राधिकृत है। 41 का आंसर तक आ गया है, 42 का नहीं आया है। जल्दी से आंसर दीजिए 42 का। 42 का डी इज करेक्ट आंसर। सुनंदा इज करेक्ट, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी। हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है, हर व्यक्ति जो अंतरणीय संपत्ति हकदार है, हर वह व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है लेकिन बैन करने के लिए प्राधिकृत है, मतलब डिस्पोज ऑफ करने की पावर उसके पास है। तो सारी की सारी तीनों चीजें हैं वो सभी की सभी हो सकती हैं, सक्षम हैं। बिल्कुल सही। 42 का डी इज करेक्ट आंसर। स्वाति डी इज करेक्ट, सुनंदा इज करेक्ट, स्वाति इज करेक्ट, भूमिका इज करेक्ट, पूजा आप भी सही कर लो। 43 निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? केवल सुखाचार, भावी वंशज का अधिकार, अचल संपत्ति, केवल बाल लाने का अधिकार। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? सीधा क्वेश्चन है, आंसर भी सीधा दीजिए फटाक से, 1 मिनट में। मध्य प्रदेश सिविल जज 2007 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताइए कितना बड़े क्वेश्चन है। 43 का आंसर दो फटाफट। 43 का सी आंसर दिया है स्वाति ने, रोमिका ने, बिल्कुल सही। रोमिका स्वाति एकदम फास्ट एंड सही आंसर दिया था। अचल संपत्ति एकदम सही, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पूजा ने भी कहा 43 का सी। 44 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं है? अंधा, अवयस्क, लंगड़ा, साधु। अब देखो यहाँ पूछा है उन्होंने संपत्ति अपनी 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम है? खुद अपनी संपत्ति है उसके पास और उसको अंतरित नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता बताइए, बताइए जल्दी से। अंधा नहीं कर सकता, लंगड़ा नहीं कर सकता, साधु नहीं कर सकता या अवयस्क नहीं कर सकता है। 44 का सी रोमिका ने दिया, वेरी फास्ट राइट आंसर। अवयस्क जो माइनर है वो अपनी प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली। पूजा, स्वाति, अमन, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वयस्क हो, व्यक्ति स्वशिक्षित हो, व्यक्ति संपत्ति करने के लिए सक्षम हो, अंतरण संपत्ति उसकी अपनी हो। अब इसमें पूछा है आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है व्यक्ति वयस्क हो, व्यक्ति स्वशिक्षित हो, व्यक्ति संपत्ति करने के लिए सक्षम हो, अंतरण संपत्ति उसकी अपनी हो। बताइए 45 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना बेटा।
मध्य प्रदेश 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्टी फाइव का डी दिया सुनंदा ने, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो या आवश्यक नहीं है, पिछले क्वेश्चन में ही देखा था हमने। उसको वैन का अधिकार, डिस्पोज ऑफ का पावर उसके पास यदि है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सुनंदा इज करेक्ट, पूजा अल्सो, रोमिका सब ने सही आंसर दिया है। बाकी व्यक्ति स्वच्छित होना आवश्यक है, वयस्क होना आवश्यक है, व्यक्ति समझ करने के लिए सक्षम होना भी आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि अंतरण संपत्ति उसकी अपनी हो, बिल्कुल सही। भागिक पालन के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन अग्र निर्णय है? शांताबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, शांता देवी बनाम राजेश कांत राय, मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांधी, कपूर बनाम कपूर। बताइए जल्दी से, अपने क्वेश्चन को देखा था। भागिक पालन के सिद्धांत में कौन सा अग्र निर्णय है? मध्य प्रदेश एडीपी 2008, उस समय अपन ने देखा था तो आपने इसको तैयार कर लिया होगा ऐसा मैं मानता हूं। जल्दी बताओ आंसर इसका 46 का। फिर 46 का आंसर दीजिए फास्ट। 46 का ए, यस सी इज करेक्ट आंसर, ओमेगा इज करेक्ट। मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली, इस पे अग्र निर्णय बाद है, यस। भागिक पालन पे 46 का सी आंसर दिया है अमन ने, सुनंदा ने, रोमिका ने। ओके, पार्ट परफॉर्मेंस वाला जो था ना, ठीक, हरदेव ने दिया सी। क्वेश्चन नंबर 47, संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता, अंतरणीय संपत्ति, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्ती का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, अंतरण का प्रयोजन विद्यमान होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता, अंतरणीय संपत्ति, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्ती का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, अंतरण का प्रयोजन विद्यमान होना चाहिए। क्या आवश्यक तत्व नहीं है बताइए जल्दी से। 47 यूपी से 2006, कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? 47 का सी आंसर दे भी दिया है रोमिका, बिल्कुल सही। रोमिका वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्ती को सक्षम होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही। रोमिका, स्वाति, सुनंदा इज आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विधि द्वारा अभिव्यक्तता अपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। ठीक है, गलत है, सही है। केवल लिखित के द्वारा अंतरण संभव है, पक्षकार सहमति के मौखिक पर भी अंतरण हो सकता है। बताइए जल्दी से आंसर। 48 यह आया छत्तीसगढ़ सिविल 2003। वेलकम रोमिका। दीपक कह रहे हैं 48 का बी, बिल्कुल सही दीपक, सही है, एग्जैक्टली। दीपक ने भी कहा, रोमिका ने भी कहा, पूजा ने 48 का ए का। ए नहीं है बेटा, सही है ना, ए नहीं है, गलत क्यों है? सही है। विधि द्वारा अभिव्यक्तता अपेक्षित के सिवा संपत्ति का अंतरण भी मौखिक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। 49, दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा इस शर्त पर करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति या उसका हिस्सा विक्रय करना चाहे तो अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं बेचेगा। तो यह शर्त वैध है, तो यह शर्त अवैध है, यह शर्त अनावश्यक और अतिरिक्त है, उपरोक्त समस्त अवैध है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 49 ये क्वेश्चन अपन ने उस समय देखे थे सारे, है ना, जब हम डिटेल में देख रहे थे सारे क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप दे दीजिए फटाफट। 49 का, 48 का भी हो गया है, राइट। 49 का आंसर देना है आपको। हाँ दीपक, जल्दी दो उसका आंसर। ईश्वर बेस करें 49 का ए, या एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा ईश्वर। स्वाति, तो यह शर्त वैध है, बिल्कुल सही कहा, अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं बेचेगा। ठीक है, ये शर्त लगाई जा सकती है, इसलिए शर्त वैध है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50, तीन भाइयों के एक संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति का बंटवारा किया गया और साथ ही यह निश्चित किया गया कि यदि उनमें से किसी के उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग विक्रय नहीं कर सकेगा, परंतु अन्य रिश्तेदारों के लिए वह अपना भाग छोड़ देगा। यह शर्त संपत्ति के अंतरण के अंतर्गत अवैध है। निजी संपत्ति के संदर्भ में यह शर्त वैध है, पारिवारिक संपत्ति के संबंध में शर्त वैध है। उपरोक्त समस्त कथन असत्य हैं। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 50 का आंसर दो फटाफट। ये क्वेश्चन भी हमने उस समय देखा था। 49 का ये सही है रोमिका। नाउ 50 का आंसर दो। ये क्वेश्चन भी हमने उस समय देखा था।
50 का ए इज आल्सो करेक्ट। यस यस यस, अवैध है, बिल्कुल सही कहा, ए इज करेक्ट। किसने कहा? रोमिका ने नहीं, हरदेव ने कहा, पूजा ने नहीं कहा है, स्वाति ने कहा है, और किसी ने नहीं कहा। सी नहीं है, ए है। पारिवारिक संपत्ति के संबंध में शर्त वैध नहीं है, अवैध है, अवैध। वो क्या कह रहे हैं? उसको विक्रय नहीं कर सकेगा, परंतु अन्य रिश्तेदारों के लिए भाई अपना भाग छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा ना। 50 का ए इज करेक्ट आंसर, अवैध है, अवैध। सुनंदा, ए इज करेक्ट आंसर। रोमिका 50 का ए है, ए। पारिवारिक संपत्ति के संबंध में शर्त वैध है? नहीं, वैध नहीं है, अवैध है। विक्रय उसमें लिखा है ना, उनमें से किसी के उत्तराधिकार नहीं हो तो भाई अपना भाग विक्रय नहीं कर सकेगा, ठीक है, नहीं करेगा भाई, परंतु ये अन्य रिश्तेदारों के लिए भाई अपना भाग छोड़ देगा, ये गलत है ना, इसलिए 50 का ये है। 51, रामगोपाल ने अपनी पत्नी चंद्रिका रानी के नाम संपत्ति अंतरण कर दी और इस शर्त पर दी कि वह संपत्ति पत्नी के जीवन काल तक रहेगी। बाद में चंद्रिका ने मोहन प्रसाद से शादी कर ली। बताइए, पुनर्विवाह के बाद भी उसका हित संपत्ति में रहेगा? पुनर्विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप संपत्ति समाप्त हो जाएगा, भले ही पत्नी जीवित है। पुनर्विवाह के बाद आधा हित उसे वापस लौटाना पड़ेगा। पुनर्विवाह के बाद एक बार संपत्ति अंतरण होने पर संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए जल्दी से आंसर। 51, क्वेश्चन नंबर 51 अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, उस समय नहीं आया था ये, उसमें नहीं आया था, मैंने तब देखा था। 51 का आंसर दो फटाफट सोच के। 51 का आंसर दिया है हरदेव ने। सलमान ने बिल्कुल सही कहा, हरदेव। पुनर्विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप समाप्त हो जाएगा, भले ही पत्नी जीवित है। बिल्कुल सही कहा, 51 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ सब इसको सही कर लेंगे, जिनको नहीं पता था वो, जिनको पता था वो, है ना, सब इसको देखें। पुनर्विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप समाप्त हो जाएगा, भले ही पत्नी जीवित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखितों में से असत्य कथन बताना है हमको। यस, 100 रुपए से कम कीमत वाली अचल संपत्ति का अंतरण मौखिक किया जा सकता है। सादा बंधक की रजिस्ट्री अनिवार्य है। अनियोज्य दावे का अंतरण रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक की रजिस्ट्री होना आवश्यक है। अब आपको बताना कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन बताना है। 52, असत्य कथन बताना है। 52 का आंसर दिया है डी, ईश्वर व्यास ने। बिल्कुल सही ईश्वर, एग्जैक्टली। हक विलेखों के निश्चय द्वारा बंधक की रजिस्ट्री होनी आवश्यक नहीं है, पर इसमें लिखा है होनी आवश्यक है, इसलिए ये गलत हो गया है। यस रोमिका, वेरी नाइस। 53, सही उत्तर बताइए। का अपनी कृषि भूमि खा को बेचता है इस शर्त के साथ कि खा भूमि में गेहूं बो सकता है किंतु धान की फसल नहीं पैदा कर सकता। अंतरण शून्य है, शर्त शून्य है, अंतरण वैध है, उपरोक्त बी एवं सी। सही उत्तर बताइए। का अपनी कृषि भूमि खा को बेचता है इस शर्त के साथ कि खा भूमि में गेहूं बो सकता है किंतु धान की फसल नहीं पैदा कर सकता। अंतरण शून्य है, अंतरण वैध है, शर्त शून्य है, उपरोक्त बी एवं सी। 53 का डी आंसर दिया है ईश्वर ने। बिल्कुल सही ईश्वर, 53 का डी इज करेक्ट आंसर। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर 2008, बी एवं सी बिल्कुल सही है। अंतरण तो वैध है लेकिन शर्त शून्य है। बिल्कुल सही, अंतरण वैध है और शर्त शून्य है। रोमिका ने भी कहा 53 का डी, स्वाति ने भी कहा, पूजा ने 53 का ए कहा है ना। 53 का ए नहीं होगा बेटा, अंतरण तो वैध है उसका लेकिन शर्त शून्य है। यस, क्वेश्चन नंबर 54, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त अंतरण को अवैध बनाती है, शर्त को अवैध बनाती है किंतु अंतरण वैध रहता है। शर्त को अवैध बनाती है किंतु अंतरण वैध रहता है। शर्त एवं अंतरण दोनों को अवैध बनाती है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ जल्दी से, सेक्शन 10 क्या कहती है संपत्ति अंतरण अधिनियम की? यस, ईश्वर बैस ने दिया आंसर फास्ट, वेरी गुड ईश्वर। 53, 54 का भी करेक्ट आंसर। स्वाति ने भी कहा शर्त को अवैध बनाती है किंतु अंतरण वैध रहता है। सही है, अभी ने देखा भी था। 54 का बी इज करेक्ट आंसर। पूजा ने भी कहा, हरदेव ने भी कहा, हरदेव ने फिर दो बार कह दिया। रोमिका ने भी कह रही है 54 का बी और स्वाति ने भी कहा है। नाउ सुनंदा भी कह चुकी है।
सारा फिर चली गई है ना, लगता है उसका नेट चल नहीं रहा है। किन स्त्रियों को संपत्ति का अंतरण शर्त पर की जा सकती है कि वे अपने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती? हिंदू धर्म को मानने वाली हो, मुस्लिम धर्म को मानने वाली हो, बौद्ध धर्म को मानने वाली हो, हिंदू धर्म को मानने वाली हो। किन स्त्रियों को संपत्ति का अंतरण शर्त पर की जा सकती है कि वे अपने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती है? बताइए। 55। तो 55 का डी इज करेक्ट आंसर। यहूदी धर्म को मानने वाली हो, हिंदू मुस्लिम बौद्ध यहूदी धर्म को मानने वाली हो, उन्होंने कहा अपने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती है, यहूदी धर्म को मानने वाली हो। 55 का डी। सुनंदा 55 का डी है, डी। पूजा ने भी कहा 55 का डी, ईश्वर ने भी कहा 55 का डी है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन बताना है। का खा को संपत्ति का अंतरण करता है और उस पर शर्त लगा देता है कि वह संपत्ति का अंतरण एक विशेष व्यक्ति जो अंतरकर्ता का शत्रु है को नहीं करेगा। अंतरण एवं शर्त वैध है। का खा को संपत्ति शर्त के साथ अंतरित करता है कि वह संपत्ति का अंतरण किसी को नहीं करेगा। यह शर्त शून्य है और अंतरण वैध है। आ नामक व्यक्ति बा नामक व्यक्ति को इस निर्देश से दान में एक मकान अंतरित करता है कि वह अर्थात बा नामक व्यक्ति को मकान में रह सकता है। यह शर्त शून्य है और अंतरण दान में वैध है। उपरोक्त सभी बताइए, सत्य कथन बताना है आपको। 56। का आंसर तो फटाफट, ताकि एक क्वेश्चन अपन और कर पाए। नहीं, हमें लगता नहीं है कि और हो पाएगा एक और। 56 का डी आंसर दिया है ईश्वर वैस ने। वेरी फास्ट ईश्वर, और राइट आंसर दिया आपने। ए, बी और सी तीनों कथन सत्य हैं, ये इसलिए उन्होंने कहा उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही। 56 का डी आंसर रोशन ने भी दिया है, और भूमिका ने भी दिया है, पूजा ने भी दिया है, और सुनंदा ने भी दिया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की स्ट्रीम खत्म करेंगे। सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन पर अग्र निर्णय है। सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन पर अग्र निर्णय है। कपरू बनाम कपूर, टक बनाम मोक्ष है, बेलामी बनाम सेवायन, आरिफ बनाम यदुनाथ। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 57। मध्यप्रदेश एडीपी 2008 कौन सा वाद है जो सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन पर अग्र निर्णय है? 57 का आंसर तो फटाक से। 57 का बी आंसर दिया है ईश्वर वैस ने, बिल्कुल सही दिया बेटा। टक बनाम मोक्ष है का जो वाद है सृष्ट हित पर आधारित है। सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन पर अग्र निर्णय है, ठीक है। ओके, सब दे दो फटाफट आंसर। सुनंदा ने दिया 57 का बी, और भूमिका ने कहा, पूजा ने कहा, रोशन भी कह रहे हैं, और ओके, स्वाति ने कहा सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है, दिखाना ही पड़ेगा लगता है डॉक्टर को। चलो कोई बात नहीं है, अपन उसको ठीक कर लेंगे। ये शरीर तो है नश्वर और तबीयत खराब होती रहती है इसकी। सोचो ना अपन कितना संभालते हैं, उसके बाद संभलता नहीं है ये। अपन मिलेंगे अब कल क्वेश्चन नंबर 58 से। तब तक आप लोग अध्ययन करेंगे अपना लगातार, और टीपी को पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि अब मिसलेनियस वर्क हो रहा है अपना, है ना। कीप डिस्टेंसिंग, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाहर बिल्कुल मत निकलो, आवश्यकता नहीं है तो, और मन लगा के अध्ययन करो घर पे, ठीक है। मिलते हैं कल। गुड नाइट टू ऑल, टेक रेस्ट, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। ओ वेलकम बेटा। ओके, गुड नाइट टू ऑल। ओके सर, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ बेटा, थैंक यू, वेलकम।